हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह से कितने पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं, तो इन सब के बारे में जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, देखो स्केलर जैसे कि यहाँ पे नाम से हम जो है समझ पा रहे हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताएंगे आपको, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, नो डायरेक्शन। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, इसका जो है मैग्नीट्यूड भी होगा इन क्वांटिटीज़ का, और इनकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, यानी कि इन क्वांटिटीज़ की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। जैसे मान लीजिए फोर्स, तो फोर्स जो है उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। मान लीजिए 5 न्यूटन, 10 न्यूटन कुछ उसका मैग्नीट्यूड है, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब वो किसी फोर्स जो है वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, मान लीजिए वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, इनको हम सिंपली जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनसे लिख देते हैं। जैसे मास को हम M से लिखते हैं, टाइम को हम T से लिखते हैं, वॉल्यूम को V से लिखते हैं। यहाँ पर जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, इनको भी हम क्या करते हैं, लिखते ऐसे अल्फ़ाबेट से ही है, लेकिन उनके ऊपर हमें एरो लगाते हैं। ठीक है, एक एरो उसके ऊपर प्लेस करते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके एक वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स को मैं कैसे लिखूँगा, F के ऊपर एक इस तरह से एरो लगाऊंगा। ठीक है, वेलोसिटी को कैसे लिखूँगा, V के ऊपर इस तरह से एरो लगाऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर मास लिखता हूँ M = 5 kg। मास जो है वो 5 kg है। तो यहाँ पर देखो मैंने मास को 5 kg लिखा, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज यूनिट। ठीक है, यानी कि देखो जो मास है ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी यूनिट होगी कि मापते किस में है। मास को जैसे हम किलोग्राम में मापते हैं तो उसकी यूनिट होगी। ठीक है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, फोर्स को, मान लीजिए मैं फोर्स को लिख रहा हूँ और आपका जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है। अभी ये इतना कंप्लीट नहीं है, 5 न्यूटन तो लिख दे, लेकिन डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखूँ मैं ड्यू ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये इसका जो है मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये इसकी यूनिट है जिसमें हम इसको मापते हैं, और ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। ठीक है, तो उसके बाद जो है एग्जाम्पल क्या होंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के, देखो बहुत सारे हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे और भी जो है आपका एनर्जी। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है स्केलर के। ठीक है, ऐसे जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इनके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे एग्जाम्पल जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ के हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशंस है वेक्टर के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखूँ मैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। देखिए डेफिनेशंस क्या है वेक्टर के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहली है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो देखिए इक्वल वेक्टर क्या होंगे, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इक्वल वेक्टर्स, तो मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं A और B। ठीक है, तो A और B दो वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि दोनों का एक तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों की डायरेक्शन भी जो है सेम होनी चाहिए। N1 और N2 क्या है, लिख देंगे यहाँ पर N1 एंड N2 आर द यूनिट वेक्टर्स और डायरेक्शन, या तो उनको यूनिट वेक्टर बोलो। ठीक है, और या बोलोगे इनकी डायरेक्शन अलोंग A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे N1 जो हो वो A की डायरेक्शन पर है, N2 जो हो B की डायरेक्शन पर है, और डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो ये आपके इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो बॉयज़ हैं और वो एक ही डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। इसी तरह से दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे, मान लीजिए ऐसे ही लेते हैं एग्जांपल, दो वेक्टर मैंने लिए A और B, तो नेगेटिव कब होंगे, इनका मैग्नीट्यूड तो इनका सेम होगा। ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग होगी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव वेक्टर। यानी कि अगर
ए की डायरेक्शन ये है तो बी की डायरेक्शन इससे अपोजिट इस तरह से है, ठीक है, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। एग्जांपल वही, टू बॉयज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उनके लिए वो आपका नेगेटिव वेक्टर्स होगा। तीसरा है इसमें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर जो होता है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है 1 होता है, लेकिन इसकी कुछ न कुछ जो है डायरेक्शन होती है, ठीक है। यानी कि कैसे लिखते हैं इसको, मान लीजिए जैसे मैं इसको लिखता हूँ एन कैप से, ठीक है, और एन कैप क्या होता है आगे, एन कैप इजिकल टू एन वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या बता रहा हूँ, देखो इसमें यूनिट वेक्टर जो है वो सिर्फ हमें एक डायरेक्शन की सेंस देता है कि जो वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक आपका जो है कोई फोर्स है, ठीक है, एफ कैप में लिखता हूँ, तो एफ कैप को मैं कैसे लिखूँगा, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई एफ का मैग्नीट्यूड। और मान लीजिए एफ जो मैंने यहाँ पर लिया है ये फोर्स मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और डायरेक्शन इसकी ईस्ट डायरेक्शन में, ड्यू ईस्ट, तो मैं कैसे लिखूँगा एफ को, तो मैं एफ को ऐसे लिखूँगा 5 न्यूटन। अभी वेक्टर तो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर लिखूँगा ड्यू ईस्ट, और डिवाइड में क्या है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगी, डायरेक्शन बचेगी। यानी कि यूनिट वेक्टर जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो उसका 1 होता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो है डायरेक्शन होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। उसके बाद इसमें आएगा आपका नेक्स्ट जो है फोर्थ, इसमें है आपका कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। और जैसे इस तरह से मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, एक वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया ए, दूसरा मैंने ऐसे ड्रॉ किया छोटा सा एक एरो से बताया इसको बी। अब इनका जो मैग्नीट्यूड मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें कि जैसे एरो का साइज जो छोटा बड़ा है, तो मतलब मैग्नीट्यूड इनका सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है, ठीक है। यानी कि जो आपका मैग्नीट्यूड है उनका वो बराबर भी हो सकता है और वो इक्वल नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। बट उनकी जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। ये कोलिनियर हो गए। इसी तरह से एंटी कोलिनियर क्या होंगे, फिर एंटी कोलिनियर, ठीक है। एंटी कोलिनियर क्या होंगे कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, एक दूसरे के एंटी होगी। यानी कि देखो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ए वेक्टर इस तरह से और बी वेक्टर इस तरह से, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड, ये कंडीशन तो सेम की सेम रहेगी, लेकिन ये जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी यहाँ पर n1 कैप इज इक्वल टू माइनस n2 कैप, ठीक है। डायरेक्शन उनकी जो है एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सिक्स्थ जो डेफिनेशन है वो है आपकी कोलिनियर हो गया को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल, देखो जैसे नाम से हम समझ पा रहे हैं को इनिशियल, यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। मान लीजिए इस तरह से ये एक पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हम लेते हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये ए और बी क्या है को इनिशियल, इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया को इनिशियल वेक्टर और ये आपके कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद इसमें है सेवन्थ आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। सेवन्थ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कि क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं ये जो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मींस क्या है, तीन के, जैसे मान लीजिए तीन वेक्टर में लेता हूँ और तीनों वेक्टर क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। किस तरह से हम इनको ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं 3 डायमेंशन में, इस तरह से हम उसको बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई एक यूनिट वेक्टर में लेता हूँ जो एक्स एक्सिस को शो करे, यानी कि एक्स डायरेक्शन को शो करे, उसको मैं आई कैप से लिखता हूँ। जो वाई डायरेक्शन को शो करे उसको मैं जे कैप से लिखता हूँ, और जो जेड डायरेक्शन को शो करे उसको मैं के कैप से लिखता हूँ। तो यहाँ पर आई जे और के, यहाँ पर आई जे और के क्या है, दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यानी कोई भी वेक्टर, मान लीजिए कोई स्पेस में कोई पॉइंट है, उसका पोजिशन वेक्टर मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए मान लीजिए कोई स्पेस में कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो हम आर को कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ये क्या हो गया, उसका स्पेस वेक्टर को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है।
इस वेक्टर को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर देखो आई, जे और के क्या है, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं, यानी कि उसका कंपोनेंट बता रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई में कितना और जेड में कितना है, ठीक है। दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद है इसमें 8th जो है वो है नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। तो देखो नल वेक्टर क्या होता है, इसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता है, नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ना ही इसकी कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। फिर आप सोच रहे होंगे कि इस वेक्टर का फिर मीनिंग क्या है, जब इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है। तो देखिए जब मीनिंग ये है, जब हम वेक्टर आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक कि वेक्टर की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं रियल नंबर के साथ और स्केलर के साथ, तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि नल वेक्टर जो है कैसे आता है ये वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी है। अच्छा, इसमें एक और डेफिनेशन है पोजिशन वेक्टर। एक और डेफिनेशन है इसमें, वो है आपकी 9th, हम उसको बोल देंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है। यानी कि देखो मान लीजिए इस तरह से मैं एक मान लीजिए ऐसे जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ मैं, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, एक्स और वाई। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा वाई, ये इसके जो है पॉइंट होंगे। तो ए वेक्टर ये ओरिजिन है, तो कोई वेक्टर जो जिनको हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं टू दी पोजीशन ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट की पोजीशन तक, इस तरह से ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा, मान लीजिए मैं इसको आर वेक्टर लिखता हूँ, तो ये आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर क्या होगा यहाँ पर, दिस इज दी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन बता रहा है जो वेक्टर किसी पॉइंट की, ठीक है। यानी कि कोई वेक्टर, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी पोजीशन ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट की पोजीशन तक, उसे हम जो है पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और हम आर को जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपका पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर जो है आप जो है मैथमेटिक्स में भी जो है ये वेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते, मैथमेटिक्स में भी आता है। तो वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स होते हैं। मान लीजिए जैसे ये पॉइंट दे दिया, पी यहाँ पर पॉइंट दे दिया, और हमें जो है आर वेक्टर फाइंड करना है। तो आर वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तरीका क्या होता है इसका, देखो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, x2 वहाँ पर क्या है x, x1 0 है तो इसको x आई कैप लिखेंगे, प्लस y2 क्या है, y है, y1 0 है क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो 0 0 होंगे दो कोऑर्डिनेट, और ये होगा आपका y जे कैप, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में भी आते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा, ठीक है, वो हम वहाँ से पढ़ते हैं जो है। तो ये सारे हम जो है मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ठीक है। आर का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो आई जो ये यूनिट वेक्टर है, इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, इसी तरह से प्लस जो वाई जे जो यूनिट वेक्टर उसका कोफिशिएंट उसका भी स्क्वायर करेंगे। या फिर हम मैथमेटिक्स में इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये है आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के साथ और स्केलर के साथ, ठीक है। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है किसी रियल नंबर के साथ और किसी स्केलर के साथ। देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, देखो मान लीजिए आपके पास फोर्स जो है वो 5 न्यूटन है और डायरेक्शन मान लीजिए मैं आई कैप से लिख सकता हूँ। अभी तो पता लगे आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्शन दे रहा है आई डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अभी इस 5 को मैं कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लीजिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, या मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा। मान लीजिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या लिखूँगा मैं इसको 2f ऐसे लिखूँगा, और इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 10 न्यूटन आई कैप। यानी कि जब मैं किसी वेक्टर को जब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जिस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका मल्टीपल हो जाएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन उसकी वही रहेगी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0 इंटू एफ, इधर क्या होगा 5 क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 न्यूटन आई कैप। अब ये मैग्नीट्यूड इसका 0 है, ठीक
ठीक है। जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड ही जीरो है उसका डायरेक्शन की कोई सेंस नहीं रहती, यानी कि डायरेक्शन का कोई उसकी वैल्यू नहीं रहती। अब यहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो मैं इसको क्या लिखूँगा, देखो अभी जैसे वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो इसको यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ये डायरेक्शन तो बची है यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड इसका जीरो हो गया तो इसको जीरो के ऊपर एक ऐसे एरो लगा देता हूँ और इसी को हम नल वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर। ठीक है। अभी वहाँ पर जैसे बताया था आपको कि नल वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है और कोई डायरेक्शन भी नहीं होती। तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ही जीरो तो डायरेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इसलिए ये लिखते क्यों इसको, क्योंकि जब किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, नल वेक्टर आता है, जीरो वेक्टर आता है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर की रियल से होगी, उसके बाद करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय सम स्केलर या फिर कोई एनी स्केलर। ठीक है, बाय स्केलर। देखो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं लीनियर मोमेंटम, क्या लिखते हैं हम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या लिखते हैं ये, तो ये जो m क्या है ये स्केलर है, देखिए जी स्केलर, और ये क्या है वेक्टर है। तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्केलर का भी क्या होगा, जब स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी वेक्टर की जो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो जो स्केलर से मल्टीप्लाई करें उतने ही टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय सम स्केलर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे वेक्टर के बारे में। तो इस पर नेक्स्ट जो वीडियो होगा वेक्टर में, तो वहाँ पर हम जो है इसका वेक्टर का ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।